दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो आईएएस ऑफिसर्स को लेकर टकराव था, उस टकराव को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और इस टकराव को खत्म करने के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में आईएएस अधिकारी जो हैं वो सरकार के अधीन होते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आज के बाद आईएएस अधिकारियों को लेकर जो फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मनमर्जी से लिया करते थे, वो फैसले लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार लेगी। इसका मतलब यह भी है कि कल जब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार बनती है, उस सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो आईएएस ऑफिसर्स को अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकती है। उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति की या लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइस की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ठीक तरीके से समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, दिल्ली की सरकार का कंट्रोल जो है तमाम सर्विसेज के ऊपर होगा नेशनल कैपिटल में, और इन तमाम सर्विसेज में आईएएस भी आएंगे। सिर्फ इनका कंट्रोल दिल्ली सरकार का अगर नहीं होगा तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश में जमीन के मामलों में, पुलिस के मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हस्तक्षेप दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है। उस पर केंद्र फैसला लेगा, लेकिन बाकी तमाम मामलों में ताकत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के पास ही रहेगी। ये जजमेंट आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, इनके 5 जजेस के बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले का सीधा असर जम्मू कश्मीर पर भी होगा। यानी जब भी यहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है, पुलिस, जमीन और कुछ और मामलों में ताकतें जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेंगी, लेकिन आईएएस अधिकारियों को लोकतांत्रिक सरकार के अधीन रहकर लोकतांत्रिक सरकार जिस तरीके से कहेगी उसी तरीके से फंक्शन करना होगा। कोर्ट ने इस फैसले के पीछे वजह बताई। कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रपति ने ताकतें दी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वो उन ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर हैं, उन्हीं मामलों में एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। और इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप पूरे दिल्ली पर राज करेंगे। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो जो एक सेपरेट इलेक्टेड बॉडी दिल्ली में है, फिर उसको दिल्ली में एक सेपरेट इलेक्टेड बॉडी के होने का क्या फायदा, वो डिफंक्ट होगी, वो बेकार हो जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अधिकारियों पर काबू करने की इजाजत ना दी जाए और उनसे सवाल जवाब करने की इजाजत उनको ना हो, तो फिर यह सोचिए कि उनकी जो जिम्मेदारी बनती है अपने लेजिस्लेचर की तरफ और आम लोगों की तरफ, वो डाइल्यूट हो जाती है। बात बिल्कुल सही है कि अगर आईएएस अधिकारी अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को यह अधिकार होगा ही नहीं कि आप आईएएस बाबू से पूछें कि आपने इस मामले में यह फैसला लिया कैसे, तो आप सोचिए फिर एक लोकतांत्रिक सरकार फंक्शन कैसे करेगी, एक लोकतांत्रिक सरकार काम कैसे करेगी। यानी लोकतांत्रिक सरकार लोकशाही होती है, लोग सरकार को चुनते हैं, लोगों ने सरकार को चुना है, आशाएं उम्मीदें लोगों की सरकार से जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है लोग चाहते हैं कि सरकार जब काम करे तो उनके भले के लिए काम करे। और आप ये भी जानते हैं लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकारें चुनी जाती हैं, उन सरकारों के ऊपर आम जनता का दबाव रहता है, और उस आम जनता के दबाव का मतलब यह है कि अगर कोई अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफर करना, उसका तबादला करना, उसको कहीं और भेज देना, ये सारे अधिकार जो हैं ये लोकतांत्रिक सरकार के पास रहने चाहिए। यही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर आईएएस अधिकारी जो हैं वो सरकार को जवाबदेह नहीं है, तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। अगर आईएएस अधिकारियों को यह लगता है कि उन्हें चुनी हुई सरकार को वो जवाबदेह नहीं है, तो उन्हें यह महसूस होना शुरू होता है कि वो अकाउंटेबल नहीं है, उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। जजमेंट में यह भी कहा गया कि राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उसे ताकत है कि वो कानून बनाए उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो कंकरेंट लिस्ट में है, और ऐसा ही
जो एग्जिस्टिंग केंद्र के कानून है ऐसा ही उसके लिए भी है। उन्होंने ये भी कहा उसी समय इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जो राज्यों में शासन है उसे कहीं केंद्र सरकार अपने अंडर तो नहीं ले रही। उसका मतलब ये कि अगर राज्य सरकार कहीं पर है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार कहीं पर है, जो काम केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को या राज्य सरकार को करना है, अगर वो काम केंद्र सरकार करना शुरू कर दे तो उसका नुकसान सीधा सीधा आम लोगों को होता है। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सब क्लॉज बी है आर्टिकल 239 ए का, वो साफ करता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जहां तक ताल्लुक है, पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है 3 मामलों में। अगर कोई भी ऐसा मामला लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर या कोई कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती उसको लेकर अगर कोई मामला बनता है तो उस समय केंद्र सरकार के पास ताकत रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला जो है उसको सुरक्षित जनवरी 18 को कर लिया था और उसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। यह फैसला 2 चीजें दर्शाता है। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जो है वही आईएएस बाबुओं को लेकर फैसला करेगी, वही तय करेगी कि कौन आईएएस बाबू किस विभाग में कहां पर काम करेगा। लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था का ताल्लुक है, गृह विभाग का ताल्लुक है या जमीन से जुड़े हुए मामले, खासकर दिल्ली के केस में, इन तमाम मामलों पर लेजिस्लेट करने का, इन तमाम मामलों पर फैसले लेने का अधिकार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार के पास है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश को का जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून, पुनर्गठन का कानून जब आप पढ़ते हैं तो पुनर्गठन के कानून में यह बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बाकी तमाम चीजों पर ताकत फैसला लेने की जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार की जब भी बनती है उस सरकार की रहेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने और साफ कर दिया है कि आने वाले कल में जब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनती है तो उस सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो आईएएस बाबुओं को अकाउंटेबल ठहरा सकती है, सवाल जवाब उनसे कर सकती है और जिस विभाग में उनको पोस्ट करना चाहे उस विभाग में पोस्ट करने की ताकत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के पास ही रहेगी।